हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2। ठीक है, इसमें हम नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारा स्टोन्स। तो स्टोन्स हमें सबसे पहले मिलते कहाँ से? स्टोन्स में मिलते हैं बिगर रॉक से या माउंटेन से। वहां से हम बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ के छोटे छोटे स्टोन्स बनाते हैं। वो स्टोन्स को हम क्या करते हैं, कई तो होते हैं ड्रेस्ड स्टोन्स। मतलब ड्रेस्ड मतलब कहने का मतलब होता है जिनको हम स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते थे, ब्रिक्स की शेप या मतलब रेक्टेंगल की शेप। कई स्टोन्स होते हैं अनड्रेस्ड, जिनको मतलब कोई भी शेप प्रोवाइड नहीं होती, वो इरेगुलर शेप के होते हैं। मतलब ड्रेस्ड और अनड्रेस्ड एक तरह से क्लासिफिकेशन है एक तरह का। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे, हमने ये करा है कि स्टोन्स को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं ड्रेस स्टोन्स। तो मतलब हम स्टोन्स को अपने रेस्पेक्ट में जिस हिसाब से यूज लेना चाहते हैं उस हिसाब से यूज में ले सकते हैं। अब गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? स्टोन क्या होता है? पत्थर होती है, एक तरह से ईंट मान लो। ठीक है, ईंट को एक तरह से हम स्टोन कह रहे हैं, पर ईंट स्टोन नहीं है। ठीक है, आपने एक स्टोन ले लिया, तो आपकी स्टोन से क्या क्या क्वालिटी चाहोगे? एक चाहोगे कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, कि भाई जो लोड इस पे लगे वो ये कैरी आउट कर सके। ठीक है, अब स्ट्रेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि भाई ये कंप्रेशन में लोड ले सके। ठीक है, एक होती है इम्पैक्ट, कि भाई कोई हाई इम्पैक्ट लोड लगे। इम्पैक्ट लोड लगते हैं रोड में। तो इब रोड में भी हम जो सब बेस मतलब जो नीचे नीचे वाली फाउंडेशन बनाते हैं, उसमें हम जो है हमारा उसमें जो है हमारा इम्पैक्ट लोड है, हम वो कंसिडर आउट करते हैं। ठीक है, एक तरह होगी इम्पैक्ट। ठीक है, एक होगी ड्यूरेबिलिटी, कि भाई जो भी हम स्टोन यूज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, और कोई आपको लगता है कि भाई मैं स्टोन कोई लूं तो उसकी और कोई अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पर वो ज्यादा समय तक फिर टिका रहना चाहिए। वो ड्यूरेबिलिटी में आ गया। ठीक है, सर चीप होना चाहिए। बट स्टोन को आप कैसे चीप बोलोगे? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इकोनॉमी लगनी चाहिए वो आपकी फिर उसकी नियर। क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। बेटा क्वालिटी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी में कौन से पॉइंट सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में हम क्या डिस्कस करें, वो डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमी बोल सकते हो, जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, कि उसमें इकोनॉमी कैसे कम होनी चाहिए, वो हमें नियर बाय अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी दूर से पत्थर मंगा रहे हैं उस चीज की। ठीक है, और क्या बोलोगे? फिर साइज। साइज तो अपने हिसाब से कर सकते हो, वेरी चेंज कर सकते हो, तोड़ दो उसे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइज कर सकते हो। इजीली वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब जल्दी से घिसे ना हो स्टोन। ठीक है, लंबे टाइम तक चले सर। लंबे टाइम तक। और वो तो हो गया, चलो फिर एस्थेटिक अपीयरेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एस्थेटिक अपीयरेंस के रेस्पेक्ट में अपन स्टोन्स यूज करते हैं, मार्बल्स यूज करते हैं। ठीक है, सुंदरता के रेस्पेक्ट में जो बात कर रहे हैं। और क्या हो सकती है गुड बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट? पोरस नहीं होना चाहिए, मतलब इम्परमेबल होना चाहिए। इम्परमेबल मतलब होना चाहिए कि मतलब पानी उसमें एंटर ना करे। ठीक है, उसे बोलते हैं इम्परमेबल, कि पानी उसके अंदर एंटर ना कर पाए, कि मतलब कोई भी चीज उसके अंदर के थ्रू परकोलेट ना करना चाहे। मतलब उसमें वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। वॉइड्स होते हैं छोटे छोटे छेद। ठीक है, वॉइड्स होते हैं छोटे 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 होल्स पोर्स प्रेजेंट। सर, पोर्स। पोर्स बोल दो, वो उसको इंजीनियरिंग टर्म से वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पोरस या इम्पोरस बोल सकते हो आप उस स्ट्रक्चर को, इम्परमेबल और परमेबल। ठीक है, और कोई आपको बताओ कुछ?
कोई नहीं, चलो अभी अपन आगे देखते हैं कि और कौन कौन से तरह के हों। अब स्टोन्स होते हैं क्या? स्टोन्स का एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो बिल्डिंग के मटेरियल, बिल्डिंग में भी काम सकता है, रोड्स में भी काम आता है। स्टोन स्टोन हमारे हर तरह की इंजीनियरिंग फील्ड है हमारे, उसमें स्टोन्स काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखी होगी रिवर के अराउंड एम्बैंकमेंट में जो बनते हैं ना, मतलब रिवर के अराउंड जो भी स्ट्रक्चर बनते हो जाते हैं स्टोन से बनते हैं। ठीक है, अब स्टोन्स अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजिकल, ठीक है, उसके बाद में एक फिजिकल, जो उनके फिजिकली जो जिसके रेस्पेक्ट में मतलब होंगे, एक होंगे केमिकल, जो उनकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगी। मुझे बताओ स्टोन्स आपने कहाँ का यूज होते हुए देखे हैं? फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फिर यूज होते हैं, एंड फिर रिवर कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, रोड बनाने के लिए फिर यूज होते हैं, एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूज होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं, होते हैं, ऐसा मत फिर बताओ, ऐसा बताओ कि सिंपल आपने कहीं देखा हो कि मैंने यहाँ देखा है। ये तो आप ब्रॉड बता रहे हो कि भाई इस जगह यूज हो सकता है। फिर रोड। रोड में आपने कहाँ देखा है? मुझे बाउंड्री पे। हाँ, फिर बाउंड्री पे। बाउंड्री, सर टनल बनाने में। हाँ, उसमें भी यूज होता है। आपके जो फिर एग्रीगेट्स होते डिवाइडर। एग्रीगेट्स होते हैं वो स्टोन से मिलते हैं। फिर Yes. डिवाइडर। सर डैम्स। डैम्स में भी होता है। वैसे अलग अलग तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, मुझे सपोर्टिंग में भी यूज हो सकता है। किसी भी तरह से यूज हो सकता है। बस ये टेंसाइल जो होते हैं उनमें यूज नहीं होता। क्योंकि देखना, पुराने जमाने के जो अंग्रेजों के टाइम के ब्रिजेस बने होंगे ना, आर्च शेप में से बने होते हैं, वो सारे स्टोन से बने होंगे पुराने जमाने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसमें सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होते हैं जो बनते हैं किसी, हमारे जो लावा होता है अर्थ के अंदर, ठीक है, उसके मतलब क्या होना चाहिए, वो बोलते हैं उसे, उसके कूल डाउन होने पे। जैसे वो मैग्मा कूल होता है, या तो अंदर ही कूल हो गया, जैसे मान लो आपका वोल्केनो है, ठीक है, वोल्केनो के अंदर ही कूल डाउन होता है। ठीक है, मतलब अंदर ही कूल डाउन हो गया और उससे कोई रॉक फॉर्मेशन हुआ, या मैग्मा बाहर आ गया। ठीक है, मैग्मा बाहर आने के बाद जो कूल डाउन होता है उसकी वजह से जो रॉक फॉर्मेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपोबैसल रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक्स। सर मैं इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? सर जो लावा से बने होते हैं। बस, सर इनमें मेटेलिक कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है। होगा मेटेलिक, क्योंकि जो लावा होता है उसमें ज्यादातर मेटल ही होता है। और कोई? सर हमें डेफिनेशन बतानी है। हाँ, कुछ ही बताओ इग्नियस रॉक्स के बारे में, कुछ भी आपको when आइडिया हो। magma cool when magma cools down, then it take form of rock, uh, which is high rich, this is मतलब high rich in metal. अच्छा, तो आप ही इग्नियस, बता दो। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे रॉक्स होंगे, जो फॉर्मेशन होगी जो मैग्मा के कूल डाउन से होती है, उन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो हमारी रिवर जब फ्लो करती है उसके साथ में जो सेडिमेंट्स कैरी करती है ना, मिट्टी जो कैरी करती है, उसके साथ जो मिलके जो रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दोबारा बताना सर। जब नदी बहती है तो उसके साथ में वो मिट्टी लेके चलती है, कभी देखना। ठीक है,
मिट्टी जब लेके चलती है, जब उन मिट्टी के कंबाइन करके जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के दोनों के मिलके कंपोजिशन से फॉर्मेशन होता है, उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो ये आपका 3 तरह ठीक का सर एक बार सर मेटा मेटा बोलोगे सर, एक्सक्यूज मी रिपीट सर, करना। क्या मतलब, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर बारिश आई हुई है सर, हमारी इधर सर वाईफाई कनेक्शन में सर प्रॉब्लम हो रही है सर। सर तो कभी भी सर बार बार सर लीव हो जा रहा हूँ सर क्लास से। कोई नहीं, फिर आपको वीडियो देख लेना बाद। ठीक है, ओके सर, मैं लीव कर सकता हूँ सर? करो बेटा, तुम लीव करो, पर अपनी अटेंडेंस लगा लेना फिर लीव करो। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये प्रॉब्लम सर मेरे में भी हो रही है सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। तो बेटा वो तुम देख लो, तुम्हें लीव करना है तो लीव कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सर ये वीडियो सर किस चीज पे प्रोवाइड होगी? आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको लिंक देखना है क्लासरूम पे। ठीक है। अब अगला होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब मान लो इग्नियस रॉक्स और जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है दोनों हैं, उनके ऊपर हाई प्रेशर जब अपन लगाते हैं और उन दोनों के मिक्सचर से जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, इसका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एक होते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फोलिएटेड रॉक्स। मतलब जो उनके बनावट है, दिखावट पे जो से रॉक्स दिख रहे होते हैं। स्ट्रेटिफाइड होते हैं जो एक लेयर के बाद एक लेयर की रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं। मतलब उसमें लेयर्स फॉर्मेशन होते हैं रॉक्स में, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर के रॉक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन रॉक्स को अपन एक एक लेयर में निकाल सकते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होते हैं वो लेयर फॉर्मेशन नहीं होता, उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो सारी जो है ना एक बड़ा ही टुकड़े की तरह ही निकल पाती है, यानी कि आप एक एक लेयर की तरह आप उनको। ठीक है, और फोलिएटेड रॉक्स होते हैं, इनमें जो क्लास मतलब इसमें तो क्या होगा कि लेयर्स के फॉर्मेशन निकले। फोलिएटेड रॉक्स वो होते हैं जो किसी एक एंगल के अलोंग ही निकल पाते हैं, मतलब उनको अगर आप ब्रेक करो किसी एंगल के अलोंग तो इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं। लास्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन से। केमिकल क्लासिफिकेशन में होते हैं, एक होते हैं जिनमें सिलिका होता है, एक अर्जिलेशियस रॉक्स होते हैं, और लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स होंगे। मतलब केमिकल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिलिशियस रॉक्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा सिलिका कंटेंट होता है। अर्जिलेशियस रॉक्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्ले होता है। ठीक है, और कैल्सरस रॉक्स होते हैं जिनके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जो होंगे। तो हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी, एक जियोलॉजिकल, एक फिजिकल और एक केमिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले जियोलॉजिकल था, उसमें हमारा किस तरह से हमारे जियोलॉजी के अंदर, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं रॉक्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। फिर हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हमारे रॉक्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, उसके देखा हमने स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स। लास्ट में देखा हमने किस किस केमिकल कंपाउंड से ज्यादातर रॉक्स बने होते हैं, एक सिलिशियस, एक अर्जिलिशियस, और एक लास्ट में था हमारा कैल्शियम, कैल्सरस रॉक्स। ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है गुड हमारे बिल्डिंग स्टोन की। सबसे पहले देखी थी हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, कि मतलब हमारा जो बिल्डिंग स्टोन है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। मतलब लोड जो वो कैरी करे ना तो वो इजीली क्रश ना हो पाए, मतलब कोई हैवी लोड भी अगर वो कैरी कर रहा है तो इजीली क्रश ना हो पाए, मतलब दब ना पाए। तो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। अपीयरेंस अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो कलर होता है वो प्रिजर्व रहे हमेशा। ठीक है, किसी को कोई चीज में डाउट आए तो पूछ लेना।
ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होना चाहिए, कोई भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, केमिकल फैक्टर उसे अफेक्ट ना कर पाए, ज्यादा ड्यूरेशन तक हम उसको यूज कर पाए। ठीक है। फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग, कि भाई जो हमारा ड्रेसिंग का मतलब क्या होना चाहिए, हम उसे इजीली मोल्ड कर पाए। मोल्ड करने का मतलब है जिस शेप में हम उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं उस शेप में इजीली प्रोवाइड हो जाए। सर ये फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग एक बार एग्जांपल के थ्रू बता सकते? जैसे मान लो आपका कोई भी स्टोन है, ठीक है, कोई भी स्टोन है आपका, इरेगुलर शेप का है उसमें, ठीक है, तो इजीली आपको जिस शेप में उसे प्रोवाइड करना है तो इस शेप में आप उसे कट कर पाओ। ठीक है, कि मतलब जो प्रोसेस आप उसमें लगा रहे हो उसमें ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आप इजीली उसके साथ वर्क कर पाओ। ओके सर। मुझे बताओ अभी तक कुछ समझ में ना आया था आपको? नो सर, कंटिन्यू। ठीक है, द स्टोन्स। अब उसके बाद आती है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होते हैं, मतलब स्टोन्स के अंदर धीरे धीरे क्या बोल सकते हैं, सर दरार। दरार। जो हमारी जो स्टोन्स होगी उनके अंदर जो दरार होगी वो मतलब डेफिनेट होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब वहां से इजीली ब्रेकआउट हो सके, यानी कि बीच में छोटी छोटी दरारें उसमें स्टोन्स के अंदर हो, तो हम इजीली उस स्टोन्स को बाहर निकाल सके। हार्डनेस, हार्डनेस होती है वियर एंड टीयर के लिए। वियर एंड टीयर का मतलब कहना होना चाहिए, मतलब है इजीली वो घिस ना पाए, मतलब वो इतना हार्ड होना चाहिए कि हार्डनेस का कहने का मतलब होता है इजीली वो घिस ना पाए। मतलब जैसे दो एग्रीगेट है, अगर जैसे इसके ऊपर से ऐसे करके आप मान लो इसके ऊपर रोड बनी हुई है और इसके ऊपर जैसे ही हमारा कोई भी ट्रैफिक मूव करता है तो इसकी तरफ से इन दोनों में फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से दोनों घिसते हैं, तो इजीली ये दोनों दोबारा सैंड में कन्वर्ट ना हो जाए। हार्डनेस का मतलब कहने का मतलब यही है। ठीक है, हार्डनेस कहने का मतलब है कि उनका जो मतलब वियर एंड टीयर है वो सबसे ज्यादा कम। ठीक है, समझ में आया हार्डनेस का मतलब? बोलो नहीं समझ में आया तो। सर रिपीट कर दो सर, हार्डनेस है। बेटा हार्डनेस मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके दो स्टोन्स हैं, उनको रब करोगे तो रब करने से क्या होगा, उनमें फ्रिक्शन की वजह से जो उनका जो मटेरियल है लूज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वो मटेरियल क्या जितना इजीली जो है हमारा सैंड में मतलब इजीली बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे लेस हार्डेंड सब्सटेंस, मतलब उसकी हार्डनेस कम है। ठीक है, तो स्टोन्स के केस में हमें जो हार्डनेस होनी चाहिए उसकी ज्यादा चाहिए, मतलब अगर दो हमारे स्टोन्स है उनके भी किसी तरह का फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उन दोनों के बीच में, तो उनकी हार्डनेस इतनी होनी चाहिए ताकि वो इजीली जो है हमारी वियर या टीयर ना हो पाए। ज्यादातर स्टोन्स जो होंगे जिनमें वियर एंड टीयर होंगे वो रॉड में होती है। ठीक है, बिल्डिंग में तो ज्यादातर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ ही चेक होती है। जो रोड्स में जो एग्रीगेटिव्स होते हैं वो क्रश हो जाते हैं। कैसे? वियर एंड टीयर की वजह से। जब ये रोड्स में गड्ढे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये घिस जाते हैं और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमेशा जो रोड्स के लिए होता है वो 17 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 14 टू 17 के बीच में तो उसे बोलते हैं मीडियम हार्डनेस, और 14 से कम है तो भैया उसे बोलेंगे पुअर हार्डनेस। परसेंटेज वियर, जो हम परसेंटेज वियर हार्डनेस की वजह से हो रही है वो हमेशा किसी भी सब्सटेंस में वेट के रेस्पेक्ट में 3% से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वियर एंड टीयर हो भी रहा है तो उसके टोटल वेट के रेस्पेक्ट में 3% ही होना चाहिए। मान लो आपने 10 किलो का एक रॉक है तो उसका 3% के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो मान लो 330 ग्राम। ठीक है, नहीं 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 30 से ज्यादा। तो मतलब
300 ग्राम्स। तो 300 ग्राम्स ही है जो उसका वियर एंड टियर होना चाहिए, मतलब परसेंटेज वियर। अब रेजिस्टेंट टू फायर, फायर के रेजिस्टेंट होना चाहिए, इजीली फायर उसके ऊपर, मतलब आग नहीं लगनी चाहिए उन मटेरियल्स में, ठीक है, जो भी हम स्टोन्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सीजनिंग होनी चाहिए। सीजनिंग कहने का मतलब होना चाहिए उनमें जो है उनमें जो है मतलब क्या करते हैं, प्रॉपर ड्राइड हो, वो वेट ना हो। वाटर मॉइस्चर कम हो। मॉइस्चर कम हो उनके बीच में, ठीक है। तो हमारे जो भी यस जो भी हम मटेरियल यूज करें उनको प्रॉपरली पहले पूरा, मतलब जो होता है उनको वाटर में डुबो के रखते हैं, ठीक है, फिर उनको पूरा ड्राई किया जाता है, ठीक है, ताकि उनके बीच में कोई मॉइस्चर ना प्रेजेंट हो। मॉइस्चर प्रेजेंट होने से वॉइड्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो कहीं आप ठंडी जगह पे यूज कर रहे हो तो फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग होती है। मतलब क्या होगा, वो जो पानी प्रेजेंट है वो उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वाटर की वॉल्यूम और आइस की वॉल्यूम डिफरेंट होती है। अगर आपने 1 लीटर वॉल्यूम वाटर वाटर लिया है, ठीक है, और जैसे उसको बर्फ में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रॉस्टिंग एंड डीफ्रॉस्टिंग में क्या होता है, वॉइड्स जो होते हैं हमारे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे स्टोन्स में क्रैक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में सबको पता है या नहीं पता है? नो सर। ठीक है, स्पेसिफिक नो ग्रेविटी, सर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस हमारे केस में होता है वाटर, ठीक है। कोई भी चीज की डेंसिटी अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। मान लो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। अगर हम उसी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, ठीक है। तो वाटर होता है हमारा एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो उसकी से जो भी हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब उसके बाद उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, मतलब जो सरफेस जो उसका दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम एनी क्रैक्स होना चाहिए, कोई भी लूज मटेरियल उसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला है उसका टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स चेक करते हैं, कोई भी इम्पैक्ट लोड उस पर लग रहा है तो उसकी टफनेस चेक होती है। कोई भी इम्पैक्ट लोड मतलब एकदम से सडनली कोई शॉर्ट टाइम के लिए लोड जो लगता है उसे बोलते हैं, चेक करने के लिए टफनेस होती है। जैसे हार्डनेस करती है हम वियर एंड टीयर के लिए, टफनेस होती है इम्पैक्ट लोड के लिए, ठीक है। तो टफनेस जो होनी चाहिए उसकी 19 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो अच्छा स्टोन माना जाता है। अगर 13 to 19 के बीच में है तो मीडियम, और 13 से कम है तो लेस। इनका फॉर्मूला होता है डिफरेंट डिफरेंट, आपको कैलकुलेशन का वो अभी आपका है नहीं। नेक्स्ट है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब पानी जो स्टोन आपका एब्जॉर्ब कर रहा है वो 0.6% ऑफ टोटल वेट से कम होना चाहिए, ठीक है। वेदरिंग, कि भाई इतना आसानी से कोई इजीली हमारा जो भी स्टोन्स हम यूज कर रहे हैं चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके सकते हैं इजीली उसमें वेदर ना हो, मतलब बिखर ना जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कोई आपको चीज समझ ना आई हो तो।
नो सर, कंटिन्यू। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बोल देना भाई। बाकी ये जितनी प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हो, आपको बुक्स जितनी प्रोवाइडेड है उनमें सब कुछ है, ठीक है। तो एक बार उनसे जरूर आप रीड आउट कर लेना।